ठीक है मैम। ठीक है, हाँ जी। तो चलो, दिस इज द लास्ट टॉपिक बेटा थ्योरी का। हम कह रहे हैं जो विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड्स, आपकी लास्ट वाली जो यूनिट है उसका एक टॉपिक रह गया है ये। बाकी सब हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ मिस हो गया हो तो फिर आप ग्रुप में डाल देना या मुझे कॉल करके बता देना कि ये टॉपिक रह गया है। मेरे हिसाब से सब कवर हो चुका है। एंड द लास्ट टॉपिक इज विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड्स। इसमें आपका क्या है कि जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा आपका सरफेस वहां पे विजिबल रहेगा, किस ऑब्जेक्ट को आपने शो करना है, किसको आपने हाइड करना है। अगर मान लिया आपकी 3 बुक्स हैं ऊपर नीचे रखी हुई हैं, तो हर साइड से जब आप उसको देखते हो, आप लेफ्ट से देख रहे हो, राइट से देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, तो आपका कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है कि अब टॉप से अगर आपने तीनों बुक्स को देखा है तो आपकी ऊपर वाली बुक ही विजिबल रहेगी, नीचे वाली बुक्स के कोई कोई पोर्शन माइट भी, अगर वो साइज में बड़ी है तो कोई पोर्शन आपका विजिबल रहेगा। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो और कैसे जो आपका हिडन सरफेस है उसको आप रिमूव करते हो वहां से। ठीक है, इससे पहले आपको एक प्रोजेक्शन टाइप के भी टॉपिक आते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कि जब आप 3D ऑब्जेक्ट को आप अपने 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन से वाला एरिया वहां पे विजिबल रहेगा। आप में किसी भी चीज को हर डिफरेंट एंगल से जब आप देखते हो तो सामने से जब आपको दिख रहा है उसका 3D का, अब आप स्क्रीन पे जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे तो आप कैसे उसको प्रोजेक्ट करोगे। पैरेलल प्रोजेक्शंस वगैरह आपके वहाँ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे जब हम कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारा वो ये कि आप हिडन सरफेस को कैसे रिमूव करते हो। तो 2 आपके यहाँ पे नाम रहते हैं, वन इज द विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड एंड सेकेंड इज हिडन सरफेस एलिमिनेशन मेथड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है। या तो आप क्या कर रहे हो, जो आपका एरिया विजिबल है उसको आपने वहां पे शो करना है, उसको डिटेक्ट कर रहे हो और उसको शो कर रहे हो। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका हिडन सरफेस है हम उसको एलिमिनेट करवा रहे हैं, वहां से रिमूव करवा रहे हैं। तो हिडन सरफेस रिमूवल मेथड या हिडन सरफेस एलिमिनेशन मेथड और विजिबल सरफेस डिटेक्शन मेथड आपका सेम ही है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम्स आप 2 वे में उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि जो भी आपके विजिबल सरफेस डिटेक्शन एल्गोरिथम्स हैं, वन इज ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड एंड सेकंड इज इमेज स्पेस मेथड। ज्यादातर हम सेकंड वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, इमेज स्पेस मेथड। ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड में कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पे आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हो और उनकी डेप्थ को आप चेक कर रहे हो और कौन सा ऑब्जेक्ट आपका वहां पे विजिबल रहेगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यू आप सारा उसका एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड इज इमेज स्पेस मेथड्स। इमेज स्पेस मेथड्स में यू गो पिक्सल बाय पिक्सल, कि जैसे हम स्कैन लाइन वगैरह में करते हैं। ठीक है, आप एक एक पिक्सल को ऊपर से स्कैन करना शुरू करते हो और वहां पे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर पिक्सल से इंटरसेक्ट करते हैं या उस पिक्सल्स के साथ रिलेटेड हैं और उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सबसे ऊपर की तरफ विजिबल रहेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसको आप वहां पे सेव करके रख लेते हो। ठीक है, so one is image space method, second is object space method, and object space method compares objects and parts of objects to each other within the scene definition to determine which surface as a whole will be labeled as visible. ठीक है, और इमेज स्पेस एल्गोरिथम में विजिबिलिटी इज डिसाइडेड पॉइंट बाय पॉइंट एट ईच पिक्सल पोजीशन और द प्रोजेक्शन प्लेन। तो आप एक एक पिक्सल को वहां पे स्कैन करते हुए जा रहे हो, आप चेक करते हुए जाते हो। तो दोनों आपके यहाँ पे मेथड्स हैं, 2 टाइप में आप उसको कैटेगराइज करते हो एल्गोरिथम्स में। यूजुअली हम सेकेंड वाले जो आपका मेथड है उसको हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन यू कैन हैव मिक्स ऑफ बोथ, कि आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बीच में कोई पोर्शन उस एल्गोरिथम का लगा दिया, या ऑब्जेक्ट स्पेस मेथड आप कर रहे थे उसमें आपने कुछ पोर्शन एल्गोरिथम का इमेज स्पेस मेथड से रिलेटेड लगा दिया। तो मिक्स एंड मैच आपका वहां पे चल सकता है कि यूजुअली वी फॉलो इमेज स्पेस मेथड्स। इसमें आपकी 3 एल्गोरिथम्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज
आपके जो सिलेबस में है, आपके इस चैप्टर में आपकी और भी दे रखी होंगी। बाकी जैसे आपका बैक फेस रिडक्शन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। सेकेंड इज डेप्थ बफर मेथड, ये आपके सिलेबस में है। अगेन डेप्थ बफर मेथड और जेड बफर मेथड एक ही है। कभी आप जेड बफर मेथड सोच के चले जाओ और वहां पे डेप्थ आ जाए, कहो भाई ये तो हमने किया ही नहीं था। तो दोनों जो आपके मेथड्स हैं सेम है, क्योंकि हम जेड एक्सिस के अलोंग ही यूजुअली डेप्थ को मेजर करते हैं। तो आप उसको डेप्थ बफर मेथड भी कह सकते हो, जेड बफर मेथड भी कह सकते हो। अब इसमें जो हम एल्गोरिथम फॉलो करते हैं दैट रिक्वायर्स टू बफर्स, दो आपके बफर्स वहां पे चाहिए होते हैं। दो बफर हम क्या कह रहे हैं कि आपके 2 डायमेंशनल एरे आप मान के चल सकते हो कि दो आपने 2 डायमेंशनल एरेज मेंटेन करने हैं हर पिक्सल पोजीशन के लिए। तो जो आपका स्क्रीन है, इतना माइट भी हमारा ये स्क्रीन है, इसको हम 2 डायमेंशनली कैटेगराइज कर सकते हैं अगर हम प्रोग्रामिंग करें इसकी। तो ये आपका 0 0th जो आपका है लोकेशन वो हो गया, देन 1 0 1 1 आपका 2 0, इस वे में आप कंटिन्यू करोगे यहाँ पे। तो हर जो आपका पिक्सल पोजीशन है आप उसको रिप्रेजेंट करवा सकते हो 2D एरे के अंदर, 2 डायमेंशनल जो आपका एरे है। अब इसमें हम 2 एरेज मेंटेन करते हैं। दो जो आप एरेज मेंटेन कर रहे हो वही उन्हीं को आप क्या कह रहे हो, बफर कह रहे हो इंटरनली, कि मेमोरी स्पेस आपने जो लिया हुआ है। सो 2 बफर आप वहां पे मेंटेन करोगे 2 डायमेंशनल एरे की तरह, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। उसमें एक बफर में आपका क्या रहेगा कि जो आपकी उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए, उस लोकेशन के लिए जो आपकी डेप्थ है, जो सबसे ऊपर एक तरह से आपका है, माइट बी बुक 1 2 3, 3 बुक्स आपकी हैं और बुक 1 आपकी सबसे ऊपर विजिबल हो रही है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर बुक की क्या डेप्थ है वो आप वहां पे मेंटेन करते रखते हो। और उसकी इंटेंसिटी क्या है, इन द सेंस आपकी सबसे नीचे वाली येलो कलर की है, उससे ऊपर वाली ब्लू कलर की है, उससे ऊपर रेड कलर की है। तो रेड कलर आपने वहां पे एलिमिनेट करना है, तो आप उसकी जो उस पर्टिकुलर पिक्सल लोकेशन पे, पोजीशन पे उसकी इंटेंसिटी है सबसे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की, वो आप सेव करके रखते हो। तो 2 बफर आपने मेंटेन करने हैं। एक में आपकी डेप्थ रहेगी, जो आपका विजिबल एरिया, जो विजिबल रहेगा सबसे कम डेप्थ वाला है, एक तरह से सबसे ऊपर जो है, और उसकी इंटेंसिटी क्या है वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंगली सेकेंड जो आपका बफर है उसमें मेंटेन करते हैं हम, ठीक है। तो लास्ट में जब आपकी एल्गोरिथम पूरी हो गई, आपने पूरा वहां पे एनालाइज कर लिया, तो फाइनली जो आपका इंटेंसिटी वाला बफर है, सेकंड बफर है, उसमें वही इंटेंसिटी वैल्यूज हैं जो फाइनली आपकी विजिबल रहेंगी। तो उसको आप स्क्रीन पे विजिबल करवा देते हो उठा के, ठीक है। तो ये आपका इसका लॉजिक रहेगा, सिंपल सा आपका मेथड है। और कॉमनली यूज्ड इमेज स्पेस, पहले तो आपका कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, दिस इज इमेज स्पेस मेथड, ठीक है। टू डिटेक्ट विजिबल सरफेसेस, डेप्थ बफर मेथड कंपेयर्स the surface depths at each pixel position on the projection plane. This procedure is also referred to as this. अब यहाँ पे with the object description converted to the projection coordinate, each x, y, z position of the polygon surface corresponds to orthographic projection point x, y. ये हम वही बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन आपका क्या है, जब आप 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल जो आपका सरफेस है, प्लेन है, व्यू प्लेन है, उसके ऊपर जब आप उसको विजुलाइज करवा रहे हो, उसके ऊपर उसको शो करवा रहे हो, ठीक है। तो जब आप एक्स वाई जेड को बाबा एक्स वाई प्लेन पे लेके आ रहे हो, तो आपका जो थर्ड पॉइंट है, जो आपका जेड है, उसको आप कंपेयर आउट करते हो, कि कंपैरिजंस करते हो, उसके बेस पे यू आर आइडेंटिफाइंग कि आपने कैसे उसको शो करना है, प्रोजेक्ट करना है। So figure 13.4 shows 3 surfaces at varying distances along the orthographic projection line from position XY in a view plane taken as XI-YI plane. Surface S1 is the closest in this position, so it will be
viewed at that for that particular location। अभी इस डायग्राम की बात कर रहा है कि अगर हम इसको जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या है, ये तीन आपके सरफेस हैं यहाँ पे, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, और इस पर्टिकुलर पिक्सल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन प्लेन की, जब आप इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो तो तीनों सरफेसेस की डेप्थ आप चेकआउट करोगे। यहाँ पे अगर ये आपका सबसे आगे है, विजिबल है, इसका मतलब इसका मान लिया फॉर एग्जांपल कलर येलो था, इसका ब्लू था, इसका रेड था, तो रेड हम इसके इंटेंसिटी वैल्यू जो है उसको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करेंगे और बाकी को हम वहाँ पे विजुअल प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका विजिबल सरफेस था उसको आपने वहां पे दिखा दिया, और जो आपके पहले सरफेस 2 और सरफेस 3 हैं ये आपके हिडन एरिया में आ जाएंगे और इनको आप वहां पे प्लॉट नहीं करोगे क्योंकि ये बैक साइड पे हैं। इनकी इंटेंसिटी वैल्यू को आप बफर में सेव नहीं करवाओगे। आप बफर में किसको सेव करवाओगे, फाइनली प्लॉटिंग के लिए जो भी सरफेस S1 की इंटेंसिटी वैल्यू है। ठीक है, तो इस वे में आपकी एल्गोरिथम्स काम करती हैं। एट व्यू प्लेन पोजीशन XY, सरफेस S1 has the smallest depth from the view plane, so is visible at that particular position। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे सेट करके रखते हैं। आप कैसे कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ Z max कैन बी सेट ईदर टू 1, अगर यहाँ पे मिनिमम की बात करें तो मिनिमम आपका क्या है 0। अब हम इसको यूनिट उसमें लेके चल रहे हैं कि या तो आप मैक्सिमम जैसे नॉर्मलाइज्ड आपकी वैल्यूज हैं 0 और 1 के बीच में आप उनको एडजस्ट कर लेते हो, 0 इज द मिनिमम एंड 1 इज द मैक्सिमम, या आप 1 की बजाय कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू वहां पे लेके चल सकते हो। अगर हम एरे की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम यूजुअली यही करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम हमने फाइंड करना है तो आप कोई भी एक बड़ी या एक सबसे छोटी वैल्यू उसमें लेके रख लेते हो और उनसे कंपैरिजन करते हुए चलते हो जो आपकी यूज की वैल्यू ना हो। ठीक है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ Z मिनिमम जो आपकी है in the normalized coordinates so that a Z value range from 0 at the back clipping plane to Z max, और मैक्सिमम आपकी क्या होगी, जो सबसे फ्रंट वाली वैल्यू है द Z max, आप उसको 1 भी सेट कर सकते हो अगर आपका नॉर्मलाइज्ड वे में आप उसको ले रहे हो for the unit cube, or to the largest value that can be stored to on the सिस्टम। हम यूजुअली कई बार क्या होता है कि अगर आपकी वैल्यूज यहाँ पे हम 9999 एक मैक्सिमम सी वैल्यू वहाँ पे सेट कर लेते हैं जस्ट फॉर द कंपैरिजन पर्पस, एक डमी वैल्यू आपने वहाँ पे सेट कर ली। ठीक है, सो एज अप्लाइड बाय नेम ऑफ दिस मेथड टू बफर एरियाज आर रिक्वायर्ड। दो आप यहाँ पे बफर एक तरह से एरेज मेंटेन करके चलोगे। अ डेप्थ बफर इज यूज्ड टू स्टोर depth values of XY position as the surfaces are processed, and the refresh buffer stores the intensity value for each position। तो दो आपके बफर हैं, एक आपका डेप्थ बफर है, दूसरा आपका इंटेंसिटी बफर है। ठीक है, या रिफ्रेश बफर आप उसको कह सकते हो। डेप्थ बफर में हर एक जो आपकी पोजीशन है उसकी डेप्थ आप सेव करके रखोगे कि जो भी आपने विजिबल करवानी है वहां पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या डेप्थ है वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। ठीक है, तो वो डेप्थ आपने वहां पे सेव करवाई, और सेकेंड में आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर पिक्सल की जो इंटेंसिटी वैल्यू है उसको आप वहां पे सेव करवाओगे। ठीक है, सो इनिशियली जो स्टार्टिंग में आप सेट करोगे, इनिशियली जो आपने इनिशियलाइज करनी है वैल्यूज दोनों बफर के अंदर, यूजुअली होता है ना कि हम एरे में 0 0 0 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू डाली तो वहां पे आपकी वो वैल्यू आपने अपडेट कर दी, नहीं तो बाकी जो आपकी लोकेशंस है उसमें 0 ही पड़ी रहेगी। अब जो आपका पूरा स्क्रीन है, हर पूरे स्क्रीन पे तो कोई ऑब्जेक्ट होंगे नहीं, माइट भी आपके बीच में या साइड में या कहीं पे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, तो बाकी एरिया में आपने क्या शो करना है वहां पे, जो आपका बैकग्राउंड कलर था। ठीक है, तो आप दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए क्या वैल्यूज यूज करोगे, जो आपका डेप्थ बफर है उसको आपने मिनिमम डेप्थ 0 पे सेट कर दिया, और जो आपका रिफ्रेश बफर है उसको आपने बैकग्राउंड वाली जो आपकी इंटेंसिटी है उससे आपने सेट कर दिया।
तो बाकी जहाँ पे ऑब्जेक्ट होंगे वो पर्टिकुलर पोजीशंस की वैल्यूज को आप अपडेट कर दोगे, और बाकी जो आपका एरिया रह गया उसमें बैकग्राउंड वाली इंटेंसिटी पड़ी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप जब उसको डिस्प्ले के लिए लाओगे तो आपने पूरे स्क्रीन को ही डिस्प्ले करवाना है, तो बाकी एरिया में द बैकग्राउंड कलर विल बी प्लॉटेड. So each surface listed in the polygon tables is then processed one scan line at a time, calculating the depth Z value for each XY pixel position. The calculated depth is compared to the value previously stored in the depth buffer. आप हर पिक्सल के लिए देख रहे हो कि जो आपकी नया जो आपका एक तरह से आया है कैलकुलेशन ऑब्जेक्ट का, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दूसरे आपने पहले ऑब्जेक्ट की कैलकुलेट की होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट की होगी, तो आप यू कीप ऑन कंपेयरिंग द डेप्थ ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स. जो भी आपका अगर वहां पे सबसे ज्यादा ऊपर वाली पोजीशन पे आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली उस वैल्यू को आप सेट करवा देते हो. सो कैलकुलेटेड द डेप्थ इज कंपेयर टू द वैल्यू प्रीवियसली स्टोर्ड इन द डेप्थ बफर एट दैट पोजीशन. क्योंकि यहाँ पे पहले आपका सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइज जब आपने किया तो इसकी एकदम से जो आपकी वैल्यू है जो आपने इनिशियलाइज की हुई है, 0 इनिशियलाइज की हुई है, फिर उससे आप इसको कंपेयर करोगे. अगर इसकी आपकी वहां पे विजिबल है तो आपने इसकी सेट कर दी. जब आपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की डेप्थ को कंपेयर किया तो ये आपको ज्यादा आगे मिला. ठीक है, इसकी वैल्यू आपने सेट कर दी. जब आपने इससे कंपेयर किया तो आपको लगा कि नहीं, ये भी आपको पीछे ही छुपाना पड़ेगा, ये आपकी इसकी डेप्थ आपकी और कंपैरिजन में आपकी स्क्रीन के पास आ रही है, तो मतलब एक तरह से जो आपका व्यू प्लेन है उसके करीब आ रही है, तो आपने इसकी डेप्थ को वहां पे सेट करना है. सो यू कीप ऑन कंपेयरिंग द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट. और जो भी आपको लगता है कि ये आपकी डेप्थ सबसे आगे है, इसको आपने विजुअलाइज करवाना है वहां पे, उसको आप वहां पे अपडेट करते जाते हो, उसको आप सेट करते हो, और उसकी पिक्सल पोजीशन, उसकी जो इंटेंसिटी है, जब आपने इसको कंपेयर किया होगा तो माइट भी येलो था, तो आपने वहां पे क्या कर दिया, इसकी डेप्थ को सेव किया और येलो सेट कर दिया. लेकिन जब आपने इससे कंपेयर किया तो आपकी डेप्थ कुछ और निकल के आई कि ये ज्यादा पास है, इसको विजुअलाइज करवाना है मैंने, तो इसकी अगर ब्लू थी तो आपने उसको सेट किया और इसकी डेप्थ को सेट किया. अगले से जब आपने कंपेयर किया तो आपको कोई और ऑब्जेक्ट वहां पे मिला, तो इसकी डेप्थ से आप उसको अपडेट कर दोगे और इसको आप विजुअलाइज करवाओगे. ठीक है, अगर इससे कम आपकी वहां पे रहती है तो आपने उसको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है. माइट भी एक और ऑब्जेक्ट कहीं पे यहाँ पे होता और उसके बाद आप उसको कंपेयर कर रहे होते, तो यही आपका विजिबल रहेगा, उसको आप अपडेट नहीं करवाओगे. ठीक है. So the calculated depth is compared to the value previously stored in the depth buffer at that position. If the calculated depth is greater than the value stored in the depth buffer, the new depth value is stored and the surface intensity at that particular position is determined. उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए आप देखोगे कि क्या उसकी इंटेंसिटी है जिसके लिए अब आप डेप्थ कैलकुलेट कर रहे थे, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या इंटेंसिटी है, और वो आप रिफ्रेश बफर में उसी पिक्सल पोजीशन के ऊपर डाल दोगे, सेव कर दोगे. सो ये आपकी वही एल्गोरिथम है जो अभी तक हमने आप डिस्कस की है. इनिशियलाइज द डेप्थ बफर एंड रिफ्रेश बफर so that all the buffer positions xy, depth xy equals to 0, refresh xy equals to background, जो आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द बैकग्राउंड. ठीक है, ये आपने वहां पे सेट करवा दी. नाउ फॉर ईच पोजीशन on each polygon surface compare the depth values to the previously stored values in the depth buffer to determine visibility, कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका विजिबल रहेगा. Calculate the depth z for each xy position on the polygon. अगर आपकी ज्यादा है उससे तो आपने वैल्यूज अपडेट करवा देनी है. डेप्थ को आप जो आपकी करंटली आपने डेप्थ कैलकुलेट की है उससे सेट करवा दोगे, और रिफ्रेश एक्स जो बफर है उसमें उस पर्टिकुलर सरफेस की जो इंटेंसिटी है उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए एक्स वाई जो आपकी लोकेशन है उसके लिए जो आपकी सरफेस इंटेंसिटी है वो आपने रिफ्रेश बफर में डाल दी. ठीक है, वेयर आई बैकग्राउंड इज द वैल्यू ऑफ द बैकग्राउंड इंटेंसिटी एंड आई सरफेस एक्स वाई इज द प्रोजेक्टेड इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द सरफेस एट पिक्सल पोजीशन एक्स वाई.
तो ये जब आप करोगे और फाइनली हर लोकेशन के लिए आपने कर लिया, तो डेप्थ बफर में आपकी क्या है कि जो भी आपका विजिबल सरफेस है उसकी डेप्थ अवेलेबल है, और रिफ्रेश बफर में आपका फाइनली क्या होगा, इंटेंसिटी वैल्यूज हर पिक्सल पोजीशन की जो आपका विजिबल सरफेस है, तो उसको आप वहां पे प्लॉट करवा दोगे सारी वैल्यूज को। सो द रिफ्रेश बफर कंटेन्स द कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी वैल्यू फॉर दोज सरफेसेस। तो हमारा काम सिर्फ क्या रह जाता है, जब आपकी एल्गोरिथम वहां तक आपने हर पिक्सल को वहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, तो रिफ्रेश बफर में जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज हैं सिर्फ उसको हमने अब स्क्रीन के ऊपर प्लॉट करवाना है, तो वो वही इंटेंसिटीज प्लॉट होंगी जो आपके विजिबल थी। ओके, अब ये थोड़ा सा आपका मैथमेटिकली आगे समझा रहा है कि आप डेप्थ वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हो। एल्गोरिथम आपकी यहीं तक है, उसके बाद आप डेप्थ वगैरह कि आप कैसे, सरफेस की इक्वेशन आपकी क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये आपकी जो सरफेस की इक्वेशन है, तो उसमें जब आप जेड निकाल रहे हो तो आपकी ये इक्वेशन आ जाती है। अब जब आप स्कैन कर रहे हो उसको, ठीक है, तो शुरू से जब हम एल्गोरिथम्स करने लगे थे तो हम ये कहते हैं कि कोहेरेंस प्रॉपर्टी को आप फॉलो करते हुए चलते हो कि जो नेक्स्ट आपका पिक्सल है वो आपकी प्रीवियस पिक्सल की वैल्यू से काफी कुछ मैच करेगा, ठीक है। तो हर जगह हमें फिर से पूरी की पूरी इक्वेशन की कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं होती, जो प्रीवियस आपकी वैल्यूज हैं उसी के बेस पे आप नई वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। सो फॉर एनी स्कैन लाइन द एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन अक्रॉस द लाइन डिफर बाय 1। जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो x अगली पिक्सल क्या होगी, x प्लस 1, उससे अगली क्या होगी, x प्लस 1, उससे अगली क्या होगी, एक एक 1 आप इंक्रीमेंट करते हुए जाओगे। ऐसे ही हम स्कैन लाइंस की बात करें तो y, y माइनस 1, y माइनस 2, एक एक y की वैल्यू में आप चेंज करते हुए जाओगे, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं 1 बाय 1, पहले आपकी एक्स डायरेक्शन में आप आगे मूव करते हुए जाओगे तो 1 बाय 1 आपकी इंक्रीमेंट हो रही है। जब आप एक लाइन आपकी खत्म हो गई, आप नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हो तो y में भी 1 से ही इंक्रीमेंट कर रहे हो नेक्स्ट लाइन को स्कैन करने के लिए। तो y value of the adjacent scan line differ by 1 if the depth of position xy has been determined to be z, then z dash the next position x plus 1। अगर आपने एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है तो नेक्स्ट जो आप डेप्थ निकाल रहे हो वो आपकी प्रीवियस वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करेगी। एक तरह से x प्लस 1 आप वहां पे कर सकते हो, और जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या होगी, x की जगह आपने क्या डाल दिया, x प्लस 1। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाती है, z डैश इक्वल्स टू z माइनस a बाई सी। और a बाई सी आपका क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। एक बार आप कैलकुलेट कर सके एक्सक्यूज मी, एक बार आप फाइनली कैलकुलेट करके रख सकते हो स्टार्टिंग में। तो फाइनल आपकी कैलकुलेशन क्या बच गई कि जो भी आपकी पुरानी z की वैल्यू है उसमें आप इस वैल्यू को ऐड करोगे। एक तरह से सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली जब हम कर रहे हैं तो जो आपके सर्किट्स वगैरह यूज होते हैं, सेम सर्किट्स आपके एक तरह से इंटरनली यूज होते हैं जो आपका बाइनरी एडर वगैरह होता है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि माइनस a बाई सी को हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है। तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन, या तो आप ये पूरा कैलकुलेट दोबारा करो पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे आपका टाइम लगेगा, आपकी कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी। और इसी के बेस पे जब आप अगर सिर्फ x प्लस 1 करके वहाँ पे कोहेरेंस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए जब आप करोगे तो आपकी ये इक्वेशन निकल के आएगी, और सिर्फ आपने इस वैल्यू को उसमें ऐड ऑन करना है, आपकी नई वैल्यू वहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जब हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, वी फर्स्ट डिटरमिन द y कोऑर्डिनेट of each polygon and the process surface from the topmost scan line to the bottom। ऊपर से नीचे आप स्कैन करते हुए आ रहे हो। आपकी जो नेक्स्ट आपकी वैल्यू है, स्टार्टिंग एट द टॉप वर्टेक्स वी कैन रिकर्सिवली कैलकुलेट x पोजीशंस डाउन अ लेफ्ट एज ऑफ द पॉलीगन x डैश इक्वल्स टू x माइनस जो आपकी इनवर्स ऑफ स्लोप है वो आप उसमें माइनस कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी इक्वेशन ये निकल के आ रही है। जब आप इफ वी आर प्रोसेसिंग डाउन द वर्टिकल, अगर आपका पूरी
एज आपकी सीधी वर्टिकल एज है तो आपका स्लॉप वहां पे क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ये पोर्शन आपका वहां पे खत्म हो जाएगा एंड द नेक्स्ट कैलकुलेशन विल बी z प्लस बी बाई सी। ये a बाई एम आपका वहां से, क्योंकि m आपका इन्फिनिटी हो गया, वहां पे इनफाइनाइट हो गया। मैथमेटिक्स के बच्चे हो, ये मेरे से जल्दी बल्कि आप अडेप्ट कर लोगे। यहाँ पे अब आपका क्या है, एन अल्टरनेट अप्रोच इज टू यूज अ मिड पॉइंट, जो हम एल्गोरिथम्स वहाँ पे यूज करते थे ब्रेसेनहेम टाइप की एल्गोरिथम लाइंस वगैरह के लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं। जो आपकी पुरानी वैल्यू है उसके ऊपर नई वैल्यू हम कैलकुलेट करते हुए जाते हैं। तो उस टाइप की भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके जो आपकी एजेस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑल्सो द मैथड कैन बी अप्लाई टू कर्व सर्फेसेस। अब यहाँ पे जो आपका ये कह रहा है कि इसी को एक्सप्लेन कर रहा है जो हम यहाँ पे कह रहे थे फिगर 13.7, टॉप स्कैन लाइन, वाई स्कैन लाइन, बॉटम स्कैन लाइन। यहाँ पे आपकी एक और लाइन है, अगर आप बुक को देखो तो दिस इज द लेफ्ट एज इंटरसेक्शन। यहाँ पे कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है जो विजिबल नहीं है, तो वो अगर आपकी लाइन है, दिस इज द लेफ्ट एज इंटरसेक्शन। आप देखते हो कि कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, और जो आपकी यहाँ पे वैल्यूज थी उसी को आप फर्दर यूज करते हुए आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो। ऐसे ही जब आप नीचे वाली स्कैन लाइन पे आते हो तो सेम जो आपकी प्रीवियस वैल्यूज थी उनके बेस पे आप नेक्स्ट वैल्यूज कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो। सो दिस इज द मैथमेटिक्स रिलेटेड टू दिस वन। इसका एक डीमेरिट ये बताता है कि यू नीड टू मेंटेन 2 बफर्स फॉर दिस एल्गोरिथम। आपको 2 बफर यहाँ पे मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, और हर बफर अगर माइट भी आपका वन के ही है वो आपकी स्क्रीन का वो, तो भी आपको इतने बाई इतने के लिए आपको 2 बफर्स ओवर अ मिलियन ऑफ पोजीशंस यू नीड टू स्टोर। अगर यहाँ पे आपकी डेप्थ की कितनी आपकी इंटेंसिटीज है, कितने पिक्सल्स उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो भी आपका इंटरनली मैटर करता है कि आपको कितनी पोजीशन चाहिए इंटरनली उसको मेंटेन करने के लिए। अगर आपका साइज ज्यादा हो रहा है तो यू कैन सेव दिस साइज, कि आप एक ही बारी में पूरे बफर को मेंटेन ना करते हुए, अगर आपको स्पेस की कहीं प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको एक एक पोर्शन को वहां पे मेंटेन करते हुए चलो कि आपने इतना एरिया कवर कर लिया। उसके बाद उसी बफर को, इतने एरिया के बफर को यू आर रीयूजिंग फॉर द नेक्स्ट एरिया, then again you are reusing for the next area and you are again reusing it for the next area। या आपने इस वे में डिवाइड कर दिया पूरे बफर को कि आप इतने एरिया के लिए पहले उसे यूज कर रहे हो, फिर अगले एरिया के लिए, और फिर अगले एरिया के लिए सेम बफर को यूज कर रहे हो, rather than using a big buffer to maintain the values of all the screen pixels। ठीक है। तो फर्स्ट ये आपकी एल्गोरिथम थी। सेकेंड आपकी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ए बफर मेथड। इससे नेक्स्ट स्कैन लाइन मेथड। हमने स्कैन लाइन पॉलीगन फिल एल्गोरिथम भी पढ़ा था, ये उसी की एक एक्सटेंशन लगा लो आप। ठीक है, उसमें हमने क्या देखते हैं, वही एक बार 1 बाय 1 पूरे स्क्रीन को आप स्कैन करते हुए चलते हो। जहां पे भी आपकी कटिंग एजेस आपको पॉलीगन मिलता है उसकी आप एजेस को आइडेंटिफाई करते हो, उसकी लोकेशन को आप एक्स वैल्यू के अकॉर्डिंगली उनको सॉर्ट आउट करते हो, उनकी ग्रुपिंग करते हो। वो भी हम देख रहे थे कि आपकी अगर वहां पे 2 पिक्सल्स आपके हैं या 1 पिक्सल है तो आपने किस वे में उनको हैंडल करना है। तो और जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो पहले 2 के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इस वे में आप उसको फिल करते हुए जाते हो। तो यहाँ पे आपकी उसी को एक्सटेंड करते हुए यू आर यूजिंग द सेम एल्गोरिथम फॉर आइडेंटिफाइंग कि विच सरफेस इज विजिबल एंड विच इज हिडन। यहाँ पे वहां पे सिर्फ आपका एक पॉलीगन था, यहाँ पे आपके मल्टीपल पॉलीगन्स हैं। तो वही आप 1 बाय 1 हर लाइन को आप स्कैन करते हुए जा रहे हो, और हर लाइन के लिए आप यू आर चेकिंग आउट कि यहाँ पे कौन कौन सी पॉलीगन्स हैं जो आपकी उससे इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी एजेस हैं जो आपकी वहां पे उस पर्टिकुलर लाइन से मैच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। उन जो आपकी पिक्सल पोजीशंस वो आएंगी, आप उनको मेंटेन करते हुए कि उस पर्टिकुलर पिक्सल पोजीशन पे अब कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस पिक्सल पोजीशन पे आपके वहां पे
लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ही सरफेस है तो उसकी इंटेंसिटी आपने शो कर देनी है। अगर वहां पे दो सरफेस आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर पिक्सल के लिए सरफेस S1 भी एक्टिव है और सरफेस S2 भी एक्टिव है, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ दो सरफेसेस। दोनों सरफेस की आप डेप्थ वहां पे चेक करोगे और जो आपका विजिबल एरिया है उसकी इंटेंसिटी को आप अपनी लाइन ड्राइंग के लिए वहां पे सेव करके रखोगे। ठीक है, कि आपने उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी की आपने वहां पे लाइन ड्रॉ करवानी है, उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को आप सेव करके रखोगे। सो क्लियर है, देख लेते हैं इसको। So the image space method for removing hidden surface is an extension of the scanline algorithm for filling polygon interiors। वही एल्गोरिथम जो हमने वहां पे यूज की थी। We assume that the tables are set up for the various surfaces as discussed in chapter 10। हमने chapter 10 में इस आई थिंक ये आपकी फिलिंग एल्गोरिथम होगी या क्या होगी, जब हमने इसको किया था तो आप डेटा स्ट्रक्चर्स कुछ हमने वहां पे साथ में स्टडी किए थे कि इसके लिए वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके रखता है। अगर आपको डायग्राम ध्यान हो तो वहां पे हमने एक लिंक लिस्ट वगैरह मेंटेन करते हैं हर लाइन के लिए कि इस पर्टिकुलर लाइन पे कौन कौन सी एजेस आपकी हैं, कौन कौन सी एजेस एक्टिव हैं, उनके एंड पॉइंट्स क्या हैं, इनवर्स ऑफ स्लोप क्या है, वो चीजें हम मेंटेन करते हुए चल रहे थे। तो वही डेटा स्ट्रक्चर्स आपने यहाँ पे भी मेंटेन करने हैं। इंक्लूड बोथ एन एज टेबल एंड द पॉलीगन टेबल। दो टेबल्स आप यहाँ मेंटेन करते हुए चल रहे हो। द एज टेबल कंटेन्स द कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स, जो भी उनके दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो फॉर ईच लाइन इन द सीन। द इनवर्स स्लोप ऑफ ईच लाइन, उस लाइन का स्लोप क्या है उसका इनवर्स आप वहां पे सेव करके रखते हो। और उसके बाद द पॉइंटर इनटू द पॉलीगन टेबल की वो कौन सी पॉलीगन से रिलेट करती है वो वाली पर्टिकुलर जो आपकी एज है। तो पॉलीगन से हमें पता चल जाए कि आपकी कौन कौन सी एजेस हैं, और एजेस टेबल से हमें आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन सी पॉलीगन से मैच हो रही है, कौन सी पॉलीगन से रिलेटेड है। तो आप आपस में पॉइंटर्स मेंटेन करके रखते हो। हर एज के जो आपके एंड पॉइंट्स हैं वो हम मेंटेन करके रखते हैं, और उस पर्टिकुलर लाइन का इनवर्स ऑफ स्लोप क्या है, ताकि हम वहीं से उसको पिक करें और अपनी कैलकुलेशंस कर लें। ठीक है, वो आप मेंटेन करके रखते हो। तो ये डाटा हमारा ऑलरेडी वहां पे हमने प्रोसेस किया हुआ है, ये आपका वहां पे सेव है। So the polygon table contains the coefficient of the plane equation for each surface। उसकी जो आपकी इक्वेशंस हैं, प्लेन इक्वेशंस हैं पॉलीगन टेबल की, वो आप मेंटेन करके रखोगे। इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन ऑफ दैट फॉर दोज सरफेसेस की उसकी क्या इंटेंसिटी वैल्यूज हैं, एंड और उसकी एज टेबल के अंदर आपकी पॉइंटर्स कि पॉलीगन टेबल में एजेस के पॉइंटर्स हैं और एज टेबल में पॉलीगन के पॉइंटर्स हैं। ठीक है, एज टेबल में दोनों की एंड पॉइंट्स हैं और इनवर्स ऑफ स्लोप है, और पॉलीगन टेबल में उस प्लेन की आपकी सरफेस इक्वेशंस से रिलेटेड उसके जो कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं उनको आप सेव करके रखते हो। सेकेंडली जो उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज हैं उनको आप सेव करके रखते हो। तो ये डेटा सारा हमारा पहले प्री प्रोसेस हो गया, आपने प्रोसेस कर लिया। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या शो करना है, क्या हाइड करना है। जब आप अब हर लाइन को स्कैन करते हुए आओगे, व्हाट यू विल डू, तो अच्छा सेकंड कि आपका यहाँ पे एक फ्लैग रहेगा हर एक सरफेस से रिलेटेड। आप एक एडिशनल वहां पे वैल्यू मेंटेन कर रहे हो। सो इन एडिशन वी डिफाइन अ फ्लैग for each surface that is set on or off to indicate whether a position along the scan line is inside or outside of the surface। ठीक है, तो जब भी आपने उसको प्रोसेस किया आप एक फ्लैग और उसके साथ मेंटेन करके रखते हो कि ये आपका इनसाइड या आउटसाइड, ऑन है या ऑफ है। उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी वैल्यू को आपने वहां पे शो करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट द लेफ्ट, जब आप लेफ्ट से राइट आप स्कैन करते हुए जा रहे हो,
एट द लेफ्ट मोस्ट बाउंड्री ऑफ एन सरफेस, जब आपका सरफेस की लेफ्ट वाली बाउंड्री आई तो आपने उस पिक्सल को, उस पर्टिकुलर फ्लैग को ऑन कर दिया कि इसका एरिया शुरू हो गया है, ठीक है, कि इस पॉलीगन का एरिया वहां पे शुरू हो गया है, तो आप उसकी बिट्स को ऑन सेट करना शुरू कर दोगे। और जैसे ही उसकी राइट मोस्ट बाउंड्री आई, इसका मतलब वो आपकी पॉलीगन का एरिया खत्म हो गया है। उसके आगे जितनी भी आप लाइंस, जितने भी पिक्सल पोजीशंस आप स्कैन करोगे, उसमें आप उसको ऑफ सेट करोगे, ठीक है। सो एट द राइट मोस्ट बाउंड्री इट इज टर्न्ड ऑफ। जब आपकी राइट मोस्ट आप पोजीशन पे पहुंच गए हो, उसके आगे जितने भी आपके पिक्सल पोजीशंस हैं उनके लिए, सबके लिए आपने उसको ऑफ सेट कर दिया। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे इस स्कैन लाइन की बात करें, फॉर द स्कैन लाइन 1, तो ए बी जो आपकी स्कैन लाइन आई, यहाँ सॉरी एज आएगी, यहाँ पे इसके सरफेस को आप ऑन कर सेट कर दोगे। इसके जो आप इनसाइड आउटसाइड जो आपकी पिक्सल है, जो आपका फ्लैग है, उसको आप ऑन सेट कर दोगे और वो आपका ऑन रहेगा इतने एरिया के लिए। यहाँ पे आप उसको ऑफ सेट कर दोगे कि बी सी के बाद ये आपका जो पॉलीगन है वो खत्म हो रहा है, और यहाँ पे उसकी आगे जितना भी एरिया है उसकी बिट्स ऑफ रहेंगी। और ऐसे ही जब हम ई एफ ई और जो आपका ये एच पॉइंट है, जब ये वाली आपकी वहां पे आ जाए, तो सेकेंड जो आपका सरफेस है, पॉलीगन है, इसके फ्लैग को ऑन कर दोगे। ये फ्लैग आपका इतने एरिया के लिए ऑन रहेगा और बाकी एरिया के लिए आपका ये ऑफ रहेगा, ठीक है। जब आप लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करते हुए आते हो तो ये सब इंफॉर्मेशन हमने पहले मेंटेन कर रखी है कि कौन कौन सी आपकी एजेस हैं, कौन कौन से आपके पॉलीगन्स हैं, उनके सरफेस एरियाज, उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज क्या हैं, इनवर्स ऑफ स्लोप क्या है, ऑलरेडी हमने सेव कर लिया। व्हेन यू आर स्कैनिंग, कि आप जब इसको स्कैन करते हुए आ रहे हो, यू कीप अ लिस्ट ऑफ एक्टिव एजेस, कि इस स्कैन लाइन के लिए अब आपने वहां से डेटा स्ट्रक्चर्स से वैल्यूज को निकाला कि जब मैं इस लाइन को स्कैन कर रहा हूं तो आपकी कौन कौन सी एजेस एक्टिव रहेंगी, ए बी, बी सी, ई एच, और जो आपकी नेक्स्ट वाली है एफ और जी। तो ये आपकी लाइंस हैं जो आपकी एक्टिव रहेंगी इस स्कैन लाइन के लिए, ठीक है। इनके आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स वगैरह निकाल लिए। उसके बाद वेन एवर यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सरफेस, इसके लिए जब आपने देखा तो यहाँ पे एक ही सरफेस है S1, तो इसके लिए आपको कोई भी डेप्थ कैलकुलेशंस करने की, कंपैरिजंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सरफेस है, उसमें सिर्फ उसकी आपने इंटेंसिटी वैल्यू को सेव कर लेना है, ठीक है। जब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपका सरफेस 2 है, एक ही सरफेस है वहां पे, तो इसके लिए भी हमें वहां पे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ओनली वन सरफेस इज विजिबल और उसी की वैल्यूज को आप शो करोगे। लेकिन जब आप इन लाइंस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई कि विच सरफेस इज विजिबल। तो यहाँ के लिए आपकी दोनों सरफेसेस की बिट्स ऑन है। सरफेस S1 जो आपका पॉलीगन 1 है उसके लिए भी और पॉलीगन 2 के लिए भी आपके बिट्स ऑन है कि ये सरफेस भी आपका एक्टिव है और ये सरफेस भी आपका एक्टिव है। तो वहां पे आपको डेप्थ कंपैरिजंस करने हैं। आप चेकआउट करोगे कि इस सरफेस की डेप्थ क्या है, इस सरफेस की डेप्थ क्या है। फॉर एग्जांपल अगर S1 आपका ज़्यादा नियर है, आपको विजिबल एरिया में है, तो आप S1 की इंटेंसिटी वहां पे सेव करके रख लोगे, ओके। तो यही आपका ऊपर डिस्कस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द डेप्थ फॉर सरफेस S1 is assumed to be less than S2, so the intensity for the surface S1 are loaded into the refresh buffer until the boundary BC is encountered. Then the flag for surface S1 goes off and the intensities for the surface S2 are stored until the edge FG is passed. जब आपकी ये लाइन क्रॉस आउट हो गई तो आपकी सरफेस S1 वाला जो आपका फ्लैग है वो ऑफ हो गया होगा, ठीक है।
अब इससे आगे एरिया के लिए सिर्फ सरफेस 2 वाला ऑन है, तो इसकी जो भी इंटेंसिटी होगी वो आप अपने रिफ्रेश बफर में सेव करते हुए चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो आपकी कोहेरेंस प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी काम आती हैं। वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ कोहेरेंस अलोंग द स्कैन लाइंस एज वी पास फ्रॉम वन स्कैन लाइन टू द नेक्स्ट। अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर की बात करें, स्कैन लाइन 3 has the same active list of edges as the scan line 2। जब हम 3 पे आएंगे तो सेम आपकी लाइंस जो एक्टिव एजेस हैं वो सेम हैं। तो या तो हम फिर से कैलकुलेशंस करें सारी, फिर से डेप्थ कैलकुलेशंस करो, फिर से डेप्थ कंपैरिजन करो और फिर से आप उसको आइडेंटिफाई करो कौन सा सरफेस विजिबल है कौन सा नहीं है, या फिर जो आपकी पुरानी वैल्यूज है उन्हीं को आप फर्दर यूज कर लो कि इससे पहले वाली लाइन में तो मैंने कैलकुलेशंस की थी, तो जो वहां पे नीचे था डेप्थ जिसकी आपकी पहले वहां पे थी तो वही डेप्थ आगे आपकी कंटिन्यू हो रही है। सो नो नीड टू recalculate those values। So since no change have occurred in the line intersections, it is unnecessary again to make depth calculations between the edges EH and BC। तो बार बार आप वो डेप्थ कैलकुलेशंस नहीं करते हो, उन्हीं को रीयूज करते हुए आगे चलते हो। अगर आपकी वो वाला काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पे आपकी इस टाइप की ओवरलैपिंग है या साइक्लिकल वहाँ पे ओवरलैपिंग्स हैं इमेजेस में, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अलग से और थोड़ा काम करना पड़ता है कि आप अपनी बाउंड्रीज को एक तरह से जो आपकी हैं यहाँ पे सब डिवाइड कर दो एंड यू ट्रीट दोज ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि यहाँ पे अगर हम उस वे में हैंडल करते हैं तो आपकी कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ होती है। So intersecting and cyclically overlapping surfaces that alternately obscure one another, एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इस टाइप के सर्फेसेस को थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जाके हैंडल करते हैं। और उन ऑब्जेक्ट्स को आप जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है यू डिवाइड those objects and you treat those objects as the separate objects। अब आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया, you will treat it as separate और ये आपका सेपरेट एरिया होगा। इसके लिए आप अलग से कैलकुलेशंस करोगे, इसके लिए आप अलग से कैलकुलेशंस करोगे। you will not reuse जो आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस की थी अब वो यहाँ तो काम नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उसको थोड़ा सा अलग जाके हैंडल करना पड़ता है कि आपका सेकेंड एल्गोरिथम था। नाउ इज द फाइनल थर्ड एल्गोरिथम, उसको भी हम कवर कर लेते हैं और थ्योरी पार्ट आपका फिनिश। ये आपके एल्गोरिथम्स नहीं है। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज एरिया सब डिवीजन मेथड। एरिया सब डिवीजन मेथड में आपका क्या होता है कि यू कीप ऑन डिवाइडिंग द होल स्क्रीन एरिया इनटू सब पार्ट्स। आप उसको फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाते हो। ठीक है, अब एक ही स्क्रीन के ऊपर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो कोई कहीं पे खत्म हो रहा है, कोई कहीं से शुरू हो रहा है, आपकी बाउंड्रीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो पूरे स्क्रीन को एक तरह से इकट्ठा कैलकुलेट करना, उसके लिए कैलकुलेशंस करना हर ऑब्जेक्ट के लिए माइट भी आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यू कीप ऑन डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाते हो। अब कब तक डिवाइड करते रहे हम? ठीक है, कोई तो बाउंड्री होगी, या तो आप एंड में बिल्कुल 1 पिक्सल तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, जब तक हम कंटिन्यू करें, अगर आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीन था तो माइट भी आप जब तक डिवाइड कर रहे हो जब तक आप लास्ट में एक पिक्सल पे नहीं पहुंच गए। अब वहां तक हमें जाने की जरूरत है या नहीं, माइट भी सीन आपका इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो कहाँ पे स्टॉप करना है, कब तक हम उसको डिवाइड करते रहे आगे, ये आपका आगे हम देखते हैं कि कैसे डिसाइड करते हैं। So the area subdivision method takes advantage of area coherence in a scene by locating those view areas that represent part of a single surface. We apply this method by successively dividing the total viewing area into smaller and smaller rectangles until each small area is the projection of part of a single visible surface or no surface at all। तो कब तक डिवाइड करेंगे?
आपके, फॉर्मेटिंग सेम रखा करो, ठीक है। तो फाइल की मैं आपके प्रोग्राम्स वहाँ पे क्लासरूम में डाल दूंगी, जो भी आपने डालने हैं फाइल। अगर मैं स्किप भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करा देना, ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है। चलो, ओके बाय फॉर नाउ। फाइल में भी आपका क्या होगा, पहले आपकी फाइल का प्रोग्राम होना चाहिए प्रॉपर नंबरिंग के साथ, उसके बाद सेकेंडली आपके प्रोग्राम उसकी फॉर्मेटिंग ठीक से हो, थर्ड आपका उसका आउटपुट, आउटपुट का आपने स्क्रीनशॉट लगा